नमस्कार दोस्तों, गौरव के एपिसोड नंबर 7 में आज सुनते हैं। सुचरिता ने एक थाल में जलपान एवं चाय का सामान नौकर के हाथ छत पर भेज दिया। वे स्वयं भी आ बैठी। इसी समय लंबे डील डॉल वाले गोरे चिट्ठे युवक को ठेठ हिंदुस्तानी भेष में आते देख लोग विस्मित हो उठे। गौरा के मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक लगा हुआ था। वे मोटी धोती और पुराने ढंग की मिजई पहने हैं। कंधे पर मोटी चादर पड़ी है। पैरों में सूढ़दार कटक के जूते हैं, जैसे वर्तमान काल के विरुद्ध एक मूर्तिमान विद्रोही का रूप धरकर वह आ गया हो। उसका ऐसा पहनावा विनय ने भी पहले कभी न देखा था। बात ये थी कि आज गौरा के हृदय में विरोध की आग विशेष रूप से जल रही थी। त्रिवेणी की यात्रा में जहाज पर चढ़ने के लिए आतुर निष्ठावान यात्रियों की दुर्दशा एवं चित्कार पर प्रथम श्रेणी में बैठे एक अंग्रेज के साथ एक बंगाली बाबू को हंसते देख उसका खून खौल उठा था। उसने दोनों को जाकर फटकारा था। अंग्रेज तो उतरते समय क्षमा मांग गया, परंतु बंगाली को लज्जा न आई। हमारे देश के शिक्षित लोग अपने ही देश बंधुओं की किस प्रकार उपेक्षा करते हैं, इसे प्रत्यक्ष देख गौरा चिढ़ गया था। इसलिए दूसरों की नकल में किए जाने वाले समस्त संस्कारों की उपेक्षा करके छाती फुलाकर वे इस भेष में ब्रह्म समाजी के घर आया है। विनय समझ गया कि यह युद्ध का भेष है। गौरन ना जाने क्या कर बैठे, इसलिए उसके मन में भय और विरोध का भाव जाग उठा। गौरा ने छत पर पहुंचकर विनय की ओर इस तरह देखा मानो देखा ही नहीं, और परेश बाबू को नमस्कार करके लड़कियों की ओर देखना मर्यादा के विरुद्ध समझ एक कुर्सी खींचकर एक ओर बैठ गया। परेश बाबू ने वरदा सुंदरी को गौरा का परिचय दिया। गौरा ने नमस्कार किया। सुचरिता के मन में गौरा के प्रति प्रतिकूल भाव का उदय हुआ। किसी पढ़े लिखे आदमी में कट्टरता देखती तो उससे सहन न होता था। परेश बाबू ने अपने बाल्य बंधु कृष्णदयाल का हालचाल पूछा, फिर अपनी और उनकी नास्तिकता, मांसाहार आदि की बात सुनाते रहे। वरदा सुंदरी ने पूछा, अब उनका क्या हाल है? गौरा, अब हिंदू धर्म के आचार विचार का पालन करते हैं। वरदा सुंदरी, शर्म नहीं आती? गौरा, शर्माना दुर्बल स्वभाव का लक्षण है। पहले वे और मैं दोनों ब्रह्म समाजी थे, अब नहीं है। वरदा सुंदरी, क्या आप साकार की उपासना में विश्वास करते हैं? गौरा, आकार को बुरा कहने से ही वे बुरा हो जाएगा, उसके इस रहस्य को कौन समझ सका है? परेश बाबू ने कोमल शांत स्वर में कहा, लेकिन आकार का अंत जो है। गौरा, अंत न होने से प्रकाश ही संभव नहीं। अनंत ने उसको प्रकट करने के लिए ही शांत का आश्रय लिया है, नहीं तो उसका प्रकाश ही नहीं हो पाता। जहाँ प्रकाश नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, वाक्य के भीतर जैसे भाव हैं, वैसे ही आकार के बीच निराकार परिपूर्ण है। सुचरिता के मन में ये इच्छा प्रबल हो उठी कि कोई इस उद्वत युवक को बहस करके परास्त कर देता। विनय चुपचाप सुनकर भी कुछ नहीं बोला, इसलिए उस पर भी उसके मन में खीज हुई। नौकर केतली में गर्म पानी भर लाया। सुचरिता ने चाय बनाई। गौरा ने उन लोगों के हाथ की चाय नहीं ली। सुचरिता ने विनय की ओर देखकर संशय के साथ कहा, आप भी क्या? विनय कभी चाय नहीं पीता, किंतु आज मानो प्रतिवाद के लिए ही बोला, पीऊंगा क्यों नहीं। गौरा के होठ पर हंसी की रेखा दिखाई पड़ी, परंतु विनय ने चाय ले ली। उसे तीखी मालूम पड़ी, वे पूरी की पूरी पी गया। वरदा सुंदरी ने मन में कहा, विनय बड़ा अच्छा लड़का है। परेश बाबू ने गौरा के पास अपनी कुर्सी खिसका ली और शांति एवं कोमलता के साथ उससे बात करने लगे।
परेश बाबू, जो इस प्रकार के तर्क वितर्क से दूर प्रशांत बने हुए हैं, उसके कारण विनय का मन उनके प्रति भक्ति से पूर्ण हो उठा। वे मन में कहने लगा, मतामत कुछ नहीं है, अंतःकरण के भीतर की शांति और आत्म प्रसाद ही सबसे दुर्लभ तत्व है। क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, इसे लेकर चाहे जितनी बहस कर लो, परंतु प्राप्ति या उपलब्धि में जो सत्य प्रतीत होता है वे असली चीज है। इसी समय वहां एक और सज्जन आ उपस्थित हुए। इनको लोग पानू बाबू कहते हैं। नाम हरान चंद्र नाग है। अपनी मंडली में विद्वान समझे जाते हैं। स्कूल टीचर हैं। सुचरित्रा की ओर आकृष्ट हैं। परेश बाबू ने गौरा से परिचय कराया। बातचीत होने लगी। चाय, डबल रोटी उन्हें भी दी गई। जिस जमाने का ये जिक्र है, उस जमाने में मुश्किल से 1-2 बंगाली विलायत से सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर इस देश में आए थे। सुधीर उन्हीं में से एक की अभ्यर्थना की बात कर रहा था। हरान बाबू बोले, चाहे जितनी परीक्षा पास कर लें, बंगालियों से कुछ काम नहीं हो सकता। कोई भी बंगाली अंग्रेज मजिस्ट्रेट के समान जिले का प्रबंध नहीं कर सकता। गौरा सुनते सुनते उत्तेजित हो उठा। बोला, यदि आपका यह सत्य मत है तो आराम से टेबल पर बैठकर डबल रोटी चबाने में आपको शर्म आनी चाहिए। या तो बंगाली चरित्र का कलंक मिटाइए या गले में फंदा डालकर मर जाइए, पर हमारी जाति से कभी कुछ ना होगा। ये कहते समय आपके गले में रोटी अटक नहीं गई, यही आश्चर्य है। यदि आप यथार्थ ही इस बात को सत्य समझते तो इस प्रकार गर्वपूर्वक न बोलते। ये बात बिल्कुल मिथ्या है। ये जानते हुए भी आप इसे सच बनाए हुए हैं, इसीलिए इतनी आसानी से ये बात आपके मुंह से निकल गई। हरान बाबू, झूठ पाप है, पर झूठी निंदा उससे भी बड़ा पाप है। क्या आप ही अकेले समग्र जाति में बड़े हैं? आप क्रोध करेंगे और हम लोग आपके मुंह से अपने बाप दादों और भाइयों की निंदा सुनते रहेंगे। परेश बाबू ने इस प्रसंग को बंद करने की चेष्टा की, पर सफल न हुए। संध्या हो गई। बादलों के भीतर से एक परम सुंदर आभा फूट उठी, जिसे समस्त आकाश एक अपूर्व सौंदर्य से भर गया। विनय के हृदय में एक मधुर स्वर बजने लगा। परेश बाबू संध्या की उपासना में मन लगाने के लिए उठकर बाग के एक कोने में चले गए। वरदा सुंदरी ने विनय से घर के अंदर चलने का अनुरोध किया और लड़कियों के साथ कमरे में चली गई और विनय को लावण्य की कॉपी दिखाने लगी, जिसमें अंग्रेजी कवि मूर एवं लॉन्ग फेरों की कविताएं लिखी हुई थीं। फिर और लड़कियों के गुणशील की चर्चा करने लगी। उधर छत पर गौरा और हरान बाबू की गर्मा गर्म बहस छिड़ी थी। हरान गुस्से के मारे गाली गलौज पर आ गए थे, जिससे चिढ़कर सुचरिता ने गौरा का पक्ष ले लिया था। परेश बाबू संध्योपासन कर पुनः छत पर आ गए। उन्हें देख गौरा और हरान लज्जा से चुप हो गए। गौरा उठ खड़ा हुआ और बोला, रात हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ। विनय भी छत पर आ गया। परेश बाबू ने गौरा से कहा, भैया जब जी चाहे चले आया करो, ये तुम्हारा ही घर है। कृष्ण दयाल मेरे भाई की तरह हैं। हमारा उनका मत नहीं मिलता, परंतु लड़कपन की वे मित्रता हमारे रक्त में मिल गई है। परेश बाबू के स्नेहपूर्ण शांत कंठ स्वर से गौरा का तर्क से जलता हृदय ठंडा हो गया। दिल की जलन बुझ गई। जाते समय उसने सच्ची भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया। तो दोस्तों, इस प्रकार आज गौरा का एपिसोड नंबर 7 समाप्त होता है। मैं जल्दी आपके समक्ष एपिसोड नंबर 8 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।